कराची हो जाए इतना मजा आएगा। इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, एक बात आपने याद रखनी है कि जो दुनिया है, वर्ल्ड हैज चेंज्ड फ्रॉम वर्टिकल कमांड, वर्ल्ड हैज चेंज्ड फ्रॉम वर्टिकल कमांड, किससे वर्टिकल कमांड से चेंज होकर दुनिया कहाँ पे चली गई है? दुनिया हॉरिजॉन्टल कनेक्ट पे चली गई है। ये बहुत छोटी सी बातें हैं दो, और ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं। अब देखो ना, वर्टिकल कमांड से क्या ज़हन में आता है? कमांड, वर्टिकल कमांड से क्या ज़हन में आता है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर्स, और ये आर्मी, ये वो सारा कुछ। ठीक है। वर्टिकल कमांड का मतलब है कि दुनिया रियलिज्म से, मिलिट्री वाली बातों से किधर चली गई है? अब इकोनॉमी पे, हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पे आ चुकी है। दुनिया सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। ठीक है। दुनिया हार्ड से सॉफ्ट मीन्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब असल में ये स्टडी क्या करते हैं? ये स्टडी क्या करते हैं? ये स्टडी ये करते हैं, ये स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसका रिलेशनशिप? क्या समझ आता है? पॉलिटिक्स का और इकोनॉमी का। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इस चीज को स्टडी करती है। अब देखो, पॉलिटिक्स सारी की सारी कहाँ पे होती है? स्टेट में। और इकोनॉमी सारी की सारी कहाँ पे चलती है? मार्केट में। वाह। तो मतलब ये स्टेट और मार्केट का जो आपस में इंटरेक्शन है, इसको भी रेगुलेट करती है। इसका मतलब हो गया द स्टडी ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। मतलब इन दोनों का, पॉलिटिक्स का और इकोनॉमिक्स का, आपस में वो इंटरेक्शन जो हमें ये बताता है कि इसकी बेस पे स्टेट की वेल्थ पे और स्टेट की पावर में क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ थीरीज हैं, नंबर ऑफ चीज़ें हैं, जिनको हम बारी बारी देखते हैं। एक टर्म आपने बार बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, मैंने आज अपने पेज पे पेस्ट भी की थी, तो उसको हम ना आज डिटेल में देखते हैं। सुना है ना ये लफ्ज, मर्केंटाइलिज्म? आज हम इसकी ना डिटेल में जाते हैं कि होता क्या है मर्केंटाइलिज्म, सीन क्या है इसका मर्केंटाइलिज्म। एक बंदा था, उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। उसने ये कंसेप्ट दिया था। जी जी, ये वही है। कॉलबर्ट ये कहता था, कॉलबर्ट ये कहता था कि स्टेट जो है, स्टेट जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम को सेंट्रलाइज कर लेती है। स्टेट इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कर लेती है? सेंट्रलाइज कर लेती है। ठीक है। और स्टेट ये कहती है कि स्टेट का बुनियादी मकसद यही है कि स्टेट को इकोनॉमी के अंदर पंगे करने चाहिए। मतलब स्टेट जो है वो मार्केट में लाजमी तौर पे इंटरफेयर करे। ठीक है। अच्छा, अब वो इंटरफेयर क्यों करे? इंटरफेयर क्यों करे? ताकि जितनी भी मार्केट में वेल्थ है, जितनी भी मार्केट में वेल्थ है, वो वेल्थ किसके पास आ जाए? वो वेल्थ किसके पास आ जाए? वो वेल्थ स्टेट के पास आ जाए, स्टेट के पास। ठीक है। और जब वो वेल्थ स्टेट के पास आ जाएगी, जब वेल्थ स्टेट के पास आ जाएगी, तो स्टेट उससे क्या करेगी?
स्टेट उससे क्या करेगी? स्टेट उससे अपनी मैक्सिमाइजेशन ऑफ मिलिट्री करेगी। ओप्स, ये तो मैं किसी और तरफ नहीं जा रहा, ये तो मैं किसी और तरफ नहीं जा रहा। किस तरफ जा रहा हूं मैं? रियलिज्म की तरफ। तो अ बिग यस, अ बिग यस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज इकोनॉमिक रियलिज्म। मैंने आपको एक सर्कल से इतनी बड़ी बात समझा दी है। मैंने ये कहा कि स्टेट इकोनॉमिक सिस्टम को सेंट्रलाइज कर देती है, सेंट्रलाइज करके जो मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है, और मार्केट के अंदर इंटरफेयर करके वेल्थ को कैमुलेट करती है, उस वेल्थ से अपनी मिलिट्री को इन्हांस करती है। और मिलिट्री की जब भी बात आ जाए तो हमने कहा कि दिस इज देन रियलिज्म, तो ये भी है, लेकिन ये इकोनॉमिक रियलिज्म है। अब इसके मुख्तलिफ नाम है, इसके मुख्तलिफ नाम है, मतलब इसको बुलियनिज्म भी कहते हैं। और बुलियनिज्म क्यों कहते हैं? बुलियनिज्म का क्या मतलब होता है? बुलियनिज्म का मतलब भी अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होता है। इसको प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। इसी मर्केंटालिज्म को प्रोटेक्शनिज्म भी कहते हैं। इसी मर्केंटालिज्म को इकोनॉमिक नेशनलिज्म भी कहते हैं। इसी मर्केंटालिज्म को बैगर बैगर दाए नेबर पॉलिसी भी कहते हैं, कि जो भी आपके नेबर में है उसको लूट लो। और इसको इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं। ये सारे नाम मैंने तुम्हें इसलिए बताए हैं ताकि जो भी नाम बदल कर आए तुम्हें ये ना कंफ्यूज करे कि ये इसके अंदर क्या है। अब हम इसकी ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो टूल्स देखते हैं कि स्टेट्स ये पॉलिसी परसू कैसे करती है। स्टेट ये पॉलिसी परसू कैसे करती है? तो इसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो ये करती है कि स्टेट बुलियनिज्म करती है। और बुलियनिज्म मैंने तुम्हें क्या बताया कि स्टेट अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ करती है। और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हमेशा कैसे होता है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आप बढ़ा देते हैं, और जो इंपोर्ट्स हैं वो आप ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि आप अपने मुल्क में इंपोर्ट्स को आने नहीं देते, इंपोर्ट्स को कम कर देते हैं। समझ आई बात? तो जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी और आपकी इंपोर्ट्स कम होंगी तो बेसिकली आपके मुल्क में क्या इकट्ठा हो रहा होगा? बाहर से एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए क्या आ रही होगी? वेल्थ आ रही होगी। आपके मुल्क में वेल्थ, पैसा इकट्ठा हो रहा होगा। उसके बाद इसका दूसरा टूल ये है, इसका दूसरा टूल ये है इन्फेंट इंडस्ट्री। याद करो यूएस हिस्ट्री, और याद करो अलेक्जेंडर हैमिल्टन। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने एक पॉलिसी दी थी, उस पॉलिसी को क्या कहते हैं? प्रोटेक्शनिज्म। अब प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? प्रोटेक्शनिज्म ये होता है कि आप अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए, अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए आप दो काम करते हैं। इस बात को समझना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको इसको हर जगह यूज करना। आप अपनी इन्फेंट इंडस्ट्री को बचाने के लिए दो काम करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहली बात ये है कि आप टैरिफ लगाते हैं। टैरिफ क्यों लगाते हैं? टैरिफ इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो भी प्रोडक्ट मेरे मुल्क से बाहर से आ रहा होगा
मतलब हम जापानी गाड़ियां मंगवाते हैं, वो जापानी गाड़ियां इतनी महंगी क्यों होती हैं? क्योंकि उनके ऊपर टैरिफ इतना लगा होता है कि वो महंगी हो जाती हैं। ठीक है, तो आप उनके ऊपर टैरिफ बैरियर लगाते हैं ताकि वो चीजें उनकी महंगी इतनी हो जाएं कि यहाँ पे आके बिके ही ना। और जब यहाँ पे नहीं बिकेंगी, और जब यहाँ पे नहीं बिकेंगी, तो फिर यहाँ पे क्या बिकेगा? फिर यहाँ पे क्या बिकेगा? लोकल प्रोडक्ट्स। उसके बाद ये अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को भी कहते हैं कि इनकी प्राइस भी कम हो। ये चाहते हैं कि इनकी लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत और ज्यादा कम हो। अब गवर्नमेंट के पास, हमने कहा कि गवर्नमेंट मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है, यही कहा ना हमने। हमने कहा गवर्नमेंट मार्केट के अंदर इंटरफेयर करती है। अब वो कौन सी पॉलिसी होती है, वो कौन सी पॉलिसी होती है कि आप अपनी लोकल प्रोडक्ट्स की कीमत को भी डाउन कर देते हो? सब्सिडीज। ठीक है ना? मतलब जो भी न्यू इंडस्ट्री बनी, आपने उसको सब्सिडीज देना शुरू कर दी। आपने उसको सब्सिडी देना शुरू कर दी, आपने उसको किसी चीज पे सब्सिडी दे दी, आपने उसको टैक्स रिलीफ दे दिया, आपने उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दी, आपने उसको और काफी सारे रिबेट्स दे दिए। तो आपने चेक किया कि इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने प्रोटेक्शनिज्म की, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आपने दो काम किए। नंबर वन, आपने टैरिफ लगाए ताकि जो चीज बाहर से आए वो महंगी हो। दूसरा, आपने ये किया कि जो चीज आपके घर की थी उसके अंदर भी आपने सब्सिडी दी, उसके अंदर भी आपने सब्सिडी दी ताकि उस सब्सिडी के साथ जो आपके घर वाली भी चीज है वो भी इतनी सस्ती हो जाए कि जो लोग हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन हो कि घर की चीज खरीदें। तो जब घर की चीज खरीदेंगे, उसके अंदर आप क्या करेंगे? कम्युलेशन ऑफ वेल्थ करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब लोग जब चीजों की कीमत कम हो जाएगी, जब चीजों की कीमत कम हो जाएगी तो लोगों की पीपीपी क्या हो जाएगी? लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, तो उससे उससे क्या चीज बढ़ेगी? जब लोग चीज ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगी। जब ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी। जब ज्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी तो उसके साथ आप अपनी इंपोर्ट भी कर सकोगे, सॉरी, एक्सपोर्ट भी कर सकोगे, और इंपोर्ट को भी कम कर सकोगे। तो इन द एंड होगा क्या? इन द एंड ये होगा कि आपकी कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा वेल्थ होगी। और सोशल लेवल पे आप मौलवियों को, आप इन लोगों को पैसे देंगे और कहेंगे शीदे अन्नी पा दो, इतनी पॉपुलेशन करो ना कि तबाही कर दो, ताकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतने ज्यादा हैंड्स जो हैं वो अर्न करने के लिए होंगे और उतने ही ज्यादा हैंड्स कंज्यूम करने के लिए होंगे। ठीक है। और उसके साथ आप ये कर दो कि जो नेबर का इमेज है, वो डैमेज कर दो। ठीक है। जिस तरह इंडिया करता है बैगर दाए नेबर में पॉलिसी के साथ, कि पाकिस्तान का इमेज एट इंटरनेशनल लेवल बदनाम करने की कोशिश करता है, जैसे एफएटीएफ में और हर जगह पे। तो इस सारी चीज करने में जो मेन चीज होगी वो अब मैं आपको सम अप करता हूँ। इस सारे प्रोसेस में जो मेन हैपनिंग हो रही होंगी वो कौन कौन सी होंगी?
एक तो और ही होगी प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है, उसके अंदर आप क्या कह रहे होंगे कि आप चीजों को इकोनॉमिक नेशनलिज्म की तरफ ले जाएं, आप लोगों के जज्बात को भड़काएं कि जनाब ये जो आपका पाकिस्तान पोस्ट है ना, ये हर तरीके से टीसीएस से ज्यादा अच्छा है, इसलिए आप ये पाकिस्तान पोस्ट को यूज करें। उसके बाद यार ये समझ आ गया था लास्ट वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं थी ना? मतलब इन्फेंट इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है एंड ऑल दैट, ये वो सारा सीन। उसके बाद आपने एक और काम ये करना है कि आपने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है, उसको कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर से क्या होगा कि फजूल किस्म की रेगुलेशन लगा देनी है, फजूल किस्म के एनओसीज, जनाब ये करो वो करो एक्स्ट्रा, फजूल किस्म के आपने जो ना स्टैंडर्डाइजेशन कर देनी है ताकि लोग बेचारे तंग हो जाएं, यहाँ पे कोई और इंडस्ट्री चल ही ना सके, सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्क की जाती इंडस्ट्री जो है ना सिर्फ वही चल सके। और उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है ना आउटसोर्सिंग को बिल्कुल डिसलाइक करते हैं। आउटसोर्सिंग का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे अपनी किसी कंपनी का प्लांट लगाता है, गाड़ी मतलब गाड़ी का प्लांट लगा लेता है, कार का ऑटोमोबाइल का, होता ये है कि मोस्टली कोई चीज, गाड़ी के टायर कहीं से आ रहे होते हैं, गाड़ी का एल्युमिनियम कहीं से आ रहा होता है, ग्लास कहीं से आ रहा होता है, और गाड़ी के अंदर जो दूसरी चीजें हैं वो कहीं से आ रही होती हैं, जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं। आप ये करें कि जो कुछ भी है ना वो मेरे मुल्क के अंदर बनेगा। आपको एल्युमिनियम चाहिए हम देंगे, आपको टायर चाहिए हम देंगे, आपको हर चीज जो है ना वो हम देंगे। और अब मेरी बात सुनो, अभी जो तुम बार बार सुबह शाम दोपहर रात एक ही कहानी सुनते हो, यूएस चाइना ट्रेड वार, यूएस चाइना ट्रेड वार, आज जब ये क्लास खत्म हो तो ये जो कुछ मैंने बताया है इस सब को इस पे अप्लाई कर देना, और तुम्हारा बेहतरीन ये क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट हो जाएगा। ये जो सारी पॉलिसीज पढ़ी हैं उन सारी पॉलिसीज को इधर इसके ऊपर अप्लाई करना, योर एवरीथिंग वुड गेट बी आंसर्ड। इसके अगेंस्ट कौन सा कंसेप्ट होता है? इसके अगेंस्ट एक कंसेप्ट कौन सा होता है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म। फ्री मार्केट कर दें आप। जी जी वो भी आ जाता है बच्चे, सही सही कह रहे हो आप। ये कहा था एडम स्मिथ ने, एडम स्मिथ ने। असल में ये जो लोग थे ना, एडम स्मिथ और ये डेविड रिकार्डो, ये जो लोग थे ना असल में, अगर आप क्लासिकल लिबरलिज्म में जाते हैं ना, ये क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म में जाते हैं, जी जी, अगर आप उसमें जाते हैं तो ये लोग ना स्टेट की इंटरवेंशन के बहुत अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि यार मार्केट इट सेल्फ जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है। ये चाहते थे कि पहले हमने जो पढ़ा ना सेंट्रलाइज्ड मॉडल, स्टेट सेंट्रलाइज्ड मॉडल, ये कहते हैं कि स्टेट सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए बल्कि प्राइवेट सेक्टर सेंटर्ड मॉडल होना चाहिए। ठीक है ना?
और मार्केट के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी स्टेट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। मार्केट शुड बी फ्री ऑफ स्टेट इंटरवेंशन। और किसी भी मुल्क के अंदर दूसरे मुल्क की जो जो चीजें हैं उनकी फ्री मूवमेंट होनी चाहिए। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। कोई किसी किस्म का कहीं पे भी टैरिफ नहीं लगना चाहिए। तो इससे क्या होगा? वो कहता है कि इससे एक फ्री मार्केट इकोनॉमी जन्म लेगी। और जब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी जन्म लेगी तो उससे क्या क्या होगा? उससे एक सिस्टम शुरू होगा जिसको हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। उस नियो लिबरलिज्म में क्या होगा? उसमें कॉपरेशन होगी और दुनिया उस कॉपरेशन की वजह से वॉर में नहीं जाएगी। प्राइवेट सेंटर मॉडल हो, फ्री ऑफ स्टेट इंटरवेंशन हो, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, फ्री मार्केट हो, उसकी वजह से दुनिया नियो लिबरलिज्म की तरफ टिल्ट होगी। अब मेरी बात सुनो, हमारा टॉपिक क्या है? पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, IPE। और अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, जो कंट्री जो कंट्री इकोनॉमिक रियलिज्म की पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं उनकी सारी पॉलिटिकल जो फिलॉसफी है वो किसके अराउंड घूम रही होगी? मर्केंटाइलिज्म के अगेंस्ट, वॉर के अगेंस्ट, वेल्थ के अगेंस्ट, पावर के अगेंस्ट। और जो दूसरे होंगे इकोनॉमिक लिबरलिज्म वाले। अब ये इकोनॉमिक फिलॉसफी है, लेकिन उस इकोनॉमिक फिलॉसफी ने उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को भी जन्म दिया, जो न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे, जो कॉपरेशन की बात करेंगे, जो फ्री ट्रेड की बात करेंगे, जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात करेंगे और जो डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अब क्या तुम्हें वो बात समझ आई है कि किस तरह आपकी इकोनॉमी आपकी पॉलिटिक्स के साथ मिलके IPE बनाती है? और आपको पता ही है आपको इतनी जल्दी समझ क्यों आ गया? डू यू नो दैट? क्योंकि मैंने 5 लेक्चर्स इसी पे लगाए हैं पहले। तो हमने हमने अभी तक क्या किया? हमने अभी तक क्या किया? हमने नियो रियलिज्म को किसके साथ लिंक किया? मर्केंटाइलिज्म के साथ। और उसको हमने क्या नाम दे दिया? इकोनॉमिक रियलिज्म का। और हमने नियो लिबरलिज्म को किसके साथ लिंक किया? फ्री ट्रेड के साथ। और उसको हमने किसका नाम दे दिया? इकोनॉमिक लिबरलिज्म। मतलब जब पहले तुम ये लिखते एक थ्योरी लिखते होते थे, उसके साथ मैंने तुम्हारी दो दो थ्योरीज मजीद ऐड कर दी कि जब भी तुम पॉलिटिक्स का लिख रहे होगे साथ में तुम इकोनॉमिक्स का भी तड़का लगा देना। अभी अगर तुम्हारे नंबर ना आए तो फिर आई एम सॉरी। अच्छा, अब इसके 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 भी नेम्स हैं मुख्तलिफ। इस इकोनॉमिक लिबरलिज्म के मुख्तलिफ नेम्स हैं, जैसा कि फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब पंजाबी है ना सारे, पंजाबी आती है ना?
तो दादी मेरी जो है ना उसको, दादी मेरी को ना ये थ्योरी बड़ी अच्छी समझ आती थी। दादी मेरी को आईआर की सिर्फ एक ही थ्योरी आती थी और वो थी फ्री मार्केट इकोनॉमी। और दादी ने वो थ्योरी बचपन में समझाई थी और वो थ्योरी आज तक याद है। और मैं सोचता हूँ कि दादी ने कभी स्कूल भी नहीं देखा और दादी को ये थ्योरी समझ कैसे आ गई। और वो थ्योरी है चट्टी हट्टी खट्टी। ठीक है, चट्टी कहते ने इन्वेस्टमेंट, पैसा ले आओ। चट्टी कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, पैसे ले आए, ठीक है, उस पैसे को हट्टी के अंदर, शॉप के अंदर इन्वेस्ट करें, शॉप के अंदर इन्वेस्ट करें और उससे आपको क्या आएगा, प्रॉफिट खट्टी। वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है ना वो आपका होगा। इसका ये मतलब है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और आपका प्रॉफिट होगा। गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा, जिसको कहते हैं लेज़े फेयर इकोनॉमी। जिसका मतलब है कि लेट डू, हर किसी को अपना काम करने दो, गवर्नमेंट उसके अंदर कोई भी इंटरवेंशन ना करे। ठीक है, और इसी के साथ ही इसको कैपिटलिज्म भी कहते हैं और इसको प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। नहीं इकराम, ये आईपी के नाम नहीं है, ये जो थ्योरी समझाई थी ना इकोनॉमिक लिबरलिज्म, उसके नाम है बेटा। जी जी मेमन साहब ऐसे ही है। अच्छा अब ना एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है, लेकिन मैं ना तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा ना कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाए। दो नाम रखे हमने, एडम स्मिथ और डेविड डेविड रिकार्डो। अच्छा ये दोनों हैं तो लिबरल्स, ये दोनों हैं तो लिबरल्स, लेकिन इनकी थ्योरीज में थोड़ा सा फर्क था, इनकी थ्योरीज में थोड़ा सा फर्क था, छोटा सा। वो फर्क ये है, जो एडम स्मिथ है उसकी थ्योरी को कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इसकी जो थ्योरी है उसको कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये बिल्कुल आसान है, ये इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट था, बस मुझे लगा कि यार मुझे जाते जाते ये भी बताना चाहिए। ये कहते हैं कुछ भी कोई बात नहीं है, ये कहता है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करो और जिस भी फील्ड के अंदर आप जा सकते हो वहां पे आप मैक्सिमम प्रोड्यूस करो और उस प्रोड्यूस को बेच के आप जो है ना अपने पैसे पैसे कमाओ। ठीक है, और जितनी भी वो प्रोड्यूस होगी ना उसके अंदर थोड़ा सा हिस्सा आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे देना है और गवर्नमेंट उस टैक्स के थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कहता था कि आप ना अन्यवाह एक ही चीज में प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर में अच्छे हैं तो एग्रीकल्चर पे फोकस करें, अगर आप इंडस्ट्री में अच्छे हैं आप इंडस्ट्री पे फोकस करें, अगर आप किसी और चीज माइनिंग में अच्छे हैं, ऑयल में अच्छे हैं, आप उस पर फोकस करें। मतलब जिस चीज में, जिस सेक्टर में आपका कंपैरेटिव एडवांटेज ज्यादा है ना, आप उसके अंदर जो है ना वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करें। ठीक है, ये मतलब मुश्किल नहीं है। जी जी बिल्कुल, अक्सा ऐसे ही है बेटा। जी जी मतलब सारे बास्केट जो है ना वो सारे एक जना एक ही इसके बास्केट में डाल दो।
अच्छा, अब हम इसको दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करें ताकि ना ये याद हो जाए पक्का पक्का में। कंपैरिजन से ना सही याद हो जाता है ना, इसको कंपेयर कर लेते हैं। इधर लिख लो मर्केंटाइलिज्म और इधर लिख लो लिबरलिज्म। तो मर्केंटाइलिज्म में क्या बात आती है? टैक्स से गवर्नमेंट पब्लिक गुड करेगी ना, जो पब्लिक के काम होते हैं सारे, नेशनलाइजेशन। और ये किसकी बात करता है? ये किसकी बात करता है? प्राइवेटाइजेशन की। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये कंपटीशन को लाइक करता है मर्केंटाइलिज्म? नहीं, ये तो कंपटीशन को किल करता है। आप मुझे बताओ कि किस चीज के जरिए किल करता है कंपटीशन को? ड्यूटीज के जरिए और सब्सिडीज के जरिए। और ये कंपटीशन को पसंद करता है? यस, फेवर्स कंपटीशन। अच्छा, इसके अंदर स्टेट की इंटरफेरेंस होगी? इसके अंदर होगी? होगी लेकिन बहुत थोड़ी होगी, लीस्ट इंटरफेरेंस। अच्छा, इसके अंदर एक और थ्योरी है, नियो मार्क्सिज्म, सॉरी मार्क्सिज्म। मैंने तुम्हें करवा दी थी ना मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म करवा दी थी ना बच्चों, पीछे करवा दी थी आपको मार्क्सिज्म मैंने। एक बहुत क्विक 1 मिनट का मैं ये दे रहा हूं कि मार्क्सिज्म ये कहती है कि सोसाइटी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस चीज का होता है? वो क्लास एक्सप्लॉयटेशन होती है। सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन होती है। उसके अंदर एक अमीर क्लास होती है और एक गरीब क्लास होती है, ठीक है? जो अमीर क्लास होती है वो प्रोलेटेरिएट होती है और जो गरीब क्लास होती है वो बोर्जोआ होती है। और जो गरीब क्लास होती है उसके पास होती है स्किल, ठीक है? और जो अमीर क्लास होती है उसके पास होता है पैसा। सॉरी, उल्ट कर दिया। ओके, तो तुम लोगों ने पढ़ी तो हुई है, फिर ये तुम नो नो क्यों कह रहे हो? और इसके पास क्या होते हैं? इसके पास होता है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। उससे बनती है दौलत, उससे बनती है दौलत, वेल्थ बनती है। और उस वेल्थ का 80% किसको मिलता है? अमीर को। और 20% किसको मिलता है? गरीब को। जब गरीब को कुछ नहीं मिलता तो गरीब क्या महसूस करता है अपने आप को? सोसाइटी के अंदर गरीब क्या महसूस करता है? अलाइनेशन, कि मेरा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ठीक है? तो इस चीज का जो हल है वो क्या है? क्लास लेस सोसाइटीज का हल है। रेवोल्यूशन आए और रेवोल्यूशन के बाद क्लास लेस सोसाइटी। एनी हाउ, आई एम फीलिंग वेरी वेरी एंड वेरी हैप्पी कि यू नो द थिंग्स। माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। और मैंने न्यू मार्क्सिज्म भी पढ़ाई थी, न्यू मार्क्सिज्म भी पढ़ाई थी, याद आया?
वो क्या थी कि सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी जो है, जो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है, वो किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक सिस्टम पे डिपेंड करता है। और क्योंकि हमारा जो जनरल इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? कैपिटलिज्म है। उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट दुनिया के अंदर गैप है, जिसको मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि नॉर्थ साउथ गैप कहते हैं। और उसकी वजह से जितने भी हमारे सोसाइटी के एलिमेंट्स हैं, उन सारे सोसाइटी के एलिमेंट्स के अंदर हमें क्या नजर आ रहा होता है? अनइक्वलिटी नजर आ रही है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो ठीक है, तो बाकी भी सारी इसी तरह पड़ी हुई हैं कि यही सिर्फ पड़ी हुई है? बाकी भी सारी इस तरह पड़ी हैं? पक्की बात है? वेरी गुड, जबरदस्त, आई एम हैप्पी टुडे। अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाब करे। इंपीरियलिज्म है ना, मैं रिवाइज करवा देता हूँ ना बहुत। इतना तो मुझे याद है कि तुम्हारी स्कूल वाली मैडम ने तुमको रिवाइज करवाती होगी, तो मैं रिवाइज करवाता हूँ। वाह, थैंक यू सो मच। पूरी एकेडमिक लाइफ ऐसी क्लासेस में याद नहीं करवाया। देख लो मनहूसो, देख लो, जल जाओ सड़ जाओ, तारीफ ना करना कभी। देखा है बच्ची ने कितनी प्यारी बात की है, गौर ही नहीं किया तुम लोगों ने। उसने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में जितनी मेरी गुजर गई है अब तक, कभी किसी ने इस तरह नहीं पढ़ाया। मनहूसो, चर्सियो, पोड्रियो, एग्जैजरेशन है। सही बात है, सही बात। चलो अब फ्रेश हो गए हो। चलो अब एम्पिरियलिज्म है। एम्पिरियलिज्म एक तो मैंने आपको मोटा मोटा पहले बताया था, एक जो है ना मैं आपको अभी बताता हूँ। असल में ना मैं इस एम्पिरियलिज्म को पढ़ा के ना किसी और तरफ तुम्हें लेके जाना है। ये बात हमने माइंड में रखनी है कि मैंने इस एम्पिरियलिज्म को बता के तुम्हें किसी और तरफ लेके जाना है। अच्छा, पहले इसका ना कंसेप्चुअल मैप देखते हैं कि एम्पिरियलिज्म क्या होता था। पहले तो हमने एम्पिरियलिज्म वही देखा ना कि कॉलोनीज बनती थी एंड ऑल दैट। अब हम ना इस एम्पिरियलिज्म की डेफिनेशन को ना थोड़ा एक्सपैंड करते हैं। ये पेज नंबर 7 है ना? ठीक है। ओह, पेज ही खत्म हो गया। ओए बच्चों, कल क्लास तुम्हारी कोई नहीं होनी। कल यार मेरी फिर ना एक मीटिंग है, मैं उधर चला जाऊंगा। तो उसके बाद थर्सडे को है, तो थर्सडे को ना तुम्हारी क्लास होगी। नहीं, हाँ कल वेडनेसडे है, हाँ थर्सडे को भी तुम्हारी क्लास होगी। और फिर फ्राइडे को भी होगी, सैटरडे को भी होगी और संडे को भी होगी। ताकि ना हम इसको फिर खत्म कर लेंगे ना। नहीं, मैंने लेनी है क्लास।
क्या होता है? इंपीरियलिज्म क्या होता है? इंपीरियलिज्म ये होता है कि यहाँ पे कि किसी भी स्टेट का इन्फ्लुएंस, किसी भी स्टेट का इन्फ्लुएंस या उसकी अथॉरिटी एक स्टेट की जब दूसरी स्टेट तक चली जाती है और उसकी अथॉरिटी को जाके टारगेट करने लग जाती है, दिस इज टू बी सम इज इंपीरियलिज्म। कि जब एक रीजन, एक कंट्री की अथॉरिटी, एक स्टेट की अथॉरिटी, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक पावरफुल स्टेट होगी और उसके सामने बेचारी एक महकूम स्टेट होगी, वीकर स्टेट। अच्छा, अब होगा क्या कि ये जो पावरफुल है ये असल में उसकी तीनों चीजें कंट्रोल कर लेगी। मतलब तीनों चीजों में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होती हैं भला? उसकी पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल कर लेगी, उसकी इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर लेगी और उसकी सोशल लाइफ को भी कंट्रोल कर लेगी। अब ये कैसे कैसे करेगी ये हम देखते हैं। आपको याद है टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, टाइप्स ऑफ इंपीरियलिज्म कुछ माइंड में आ रही हैं? सबसे पहली टाइप क्या होती थी भला, याद है? सबसे पहले मुल्क क्या करते होते थे? कॉलोनियलिज्म करते थे। कॉलोनियलिज्म करते थे कि जो भी मुल्क पावरफुल होता था, जो भी मुल्क पावरफुल होता था वो दूसरे मुल्क पे जाके कब्जा करता था, वीकर पे कब्जा करता था, उसको फिजिकली कैप्चर करता था, फिजिकली कैप्चर करके उस मुल्क को, उस रियासत को अपनी टेरिटरी के साथ एनेक्स कर लेता था, ठीक है? और एनेक्स करके उस मुल्क का जितना भी इकोनॉमिक पोटेंशियल होता था, जो भी उसकी पॉलिटिक्स होती थी और जो भी उसकी सोशल लाइफ होती थी, उसको अपने हिसाब से टर्न कर लेता था। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ पे गोरे रहे, ठीक है? अब फेयर लवली लगा के रंग चिट्टा क्यों करना है? चिट्टा रंग ही क्यों करना है? वाई देयर इज नीड ऑफ चिट्टा रंग, गोरा रंग? व्हाट इज द रीजन? सोशल। उन्होंने हमारी सोशल लाइफ को इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना इन्फ्लुएंस किया कि हमें अपना कलर, ब्राउन कलर पसंद ही नहीं आता। अब तो मैंने देखे, अल्लाह माफ करे, लड़के जो हैं वो फेशियल मसाज करवा रहे होते हैं, मतलब हद हो गई है। सो व्हाई दिस इज, व्हाई इट इज दैट नोशन? इकोनॉमी, हम 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी थे, 25% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी का हम हिस्सा थे। हम कितने रह गए? अराउंड 2%। और पॉलिटिक्स, जितना भी हमारा कंट्रोल था, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, जुडिशियल, सारा कुछ उनके पास आ गया। तो कॉलोनियलिज्म में, अच्छा, अब कॉलोनियलिज्म में जो सबसे सक्सेस की वजह होती थी वो होती सुपीरियर मिलिट्री। मतलब आपने मिलिट्री के जरिए, नेवी के जरिए, टैक्टिक्स के जरिए इनको कंट्रोल करना होता था। विद द पैसेज ऑफ टाइम, हुआ ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन बनी और इसके बाद जो दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन यूएस बना। यूएस यूएन बनाने के पीछे था और इन्होंने कहा कि दुनिया को जो है अब कॉलोनियलाइज नहीं करना। अब दुनिया कॉलोनियलाइज ना हुई,
फिजिकल कंट्रोल तो हो गया खत्म, लेकिन उस फिजिकल कंट्रोल के खत्म होने के साथ एक न्यू कंसेप्ट राइज हुआ जिसको कहते हैं न्यो कॉलोनियलिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है न्यू कॉलोनियलिज्म के जरिए कि जो यूएन इसने बनाई और जो इन्होंने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर इन्होंने आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, तो खैर उसका नाम बाद में, खैर इसको वर्ल्ड बैंक ही समझ लो, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ये चीजें बनाई, इन इदारों के जरिए, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए, या अफसा यू आर गुड, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो बाद में इसको वर्ल्ड बैंक का नाम दे दिया गया था। या बच्चे बहुत अच्छी किताब का आपने नाम लिया है, एन आउटस्टैंडिंग बुक, मैंने अभी पिछले दिनों दोबारा एक दफा फिर पढ़ी थी, इकोनॉमिक हिटमैन। तो इनका काम क्या था कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो बनेंगी, अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये किसको कंट्रोल करेंगी? वीकर स्टेट को। और किसके पर्पस को सर्व करेंगी? स्ट्रॉन्गर स्टेट के पर्पस को सर्व करेंगी। और इसके अंदर जो एज होगा वो पॉलिटिकल क्लाउड होगा। अब यूएस और यूके मिलके इतना बड़ा पॉलिटिकल क्लाउड बनाते हैं कि कोई इनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता था। इस कंसेप्ट के बाद दुनिया में एक नया कंसेप्ट आया एंड यू वुड सरप्राइज टू नो, उसको कहते हैं न्यो कॉलोनियलिज्म। मतलब ये न्यो से भी नेक्स्ट था। इसके अंदर ये था कि जो वीकर इकोनॉमीज हैं, these weaker economies will be dependent on stronger economies। और जब वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमीज पे डिपेंड कर रही होंगी, तो जब उनकी इकोनॉमी उन पे डिपेंड कर रही होगी, तो जाहिर बात है उनकी सोशल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ और उनकी इकोनॉमिक लाइफ भी उन्हीं के फैसलों पे डिपेंड कर रही होगी। और इसी चीज को इकोनॉमिक एम्पीरियलिज्म भी कहते हैं। अब ये होती कैसे है? अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि ये होती कैसे है, इकोनॉमिक एम्पीरियलिज्म होती कैसे है। तो इकोनॉमिक एम्पीरियलिज्म को एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है, उस थ्योरी का नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि दुनिया के अंदर 4 किस्म के जो ना वो कंट्रीज होते हैं। एक होते हैं सीसी, एक होते हैं पीसी, एक होते हैं सीपी और एक होते हैं पीपी। बस एक बात उन्हें याद रखनी है कि पीसी थोड़ा बड़ा होटल है तो उसको सीसी के फौरन बाद रखना है। एंड पे सबसे ऊपर है सीसी और सबसे एंड पे है पीपी। दिस इज सेंटर ऑफ सेंटर, सबसे दरमियान में। उसके बाद है ये पेरिफेरी ऑफ सेंटर, वो मुल्क जो उससे थोड़ा सा नीचे हैं। ये सेंटर ऑफ पेरिफेरी जो उससे नीचे हैं। और जो सबसे नीचे हैं वो हैं
पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, सीसी सेंटर ऑफ सेंटर, पीसी पेरिफेरी ऑफ सेंटर, सीपी center of periphery, and PP periphery of periphery. And I'm very happy to tell you this कि मैं आपको ये एक एग्जांपल से सारे समझा दूंगा। इसका हम टेबल बनाते हैं और इसको हम देखते हैं अपनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री से। सीधे हो जाओ। बाहर भी ना नया लेने वाला हो गया। इसकी डायरेक्शन ठीक होगी है? बच्चों नहीं हुई? अब भी नहीं हुई? अब होगी है? चलो अब ये देखो, इसके अंदर ये बात देखो कि ना, आप देखो कि सबसे पहले टाइप ऑफ इंडस्ट्री, हेडिंग दो टाइप ऑफ इंडस्ट्री, उसके बाद हेडिंग दो लेबर, उसके बाद हेडिंग दो रिटर्न, और उसके बाद हेडिंग दो क्लासिफिकेशन। आपको पता ना इंडस्ट्री की 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के साथ होता है। देखो एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है ना। एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज के साथ डील करती है ना, तो क्या होगी प्राइमरी इंडस्ट्री? माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज के साथ है, प्राइमरी इंडस्ट्री है। अब इस प्राइमरी इंडस्ट्री में मुझे ये बताओ कि लेबर जो है, मजदूरी जो है, वो सबसे ज्यादा होती है कि सबसे कम होती है? मजदूरी हाईएस्ट होती है। और अनफॉर्चुनेटली जो रिटर्न मिलता है वो क्या होता है? सबसे लोवेस्ट होता है। आलू बेचारा कभी एक आलू जो है वो क्या होता है कि 10 रुपए का वो मेरे ख्याल में लोग जो है ना वो 20 किलो भी खरीद लेते हैं जब हालात बुरे चल रहे होते हैं। और लेज का जो एक पैकेट है वो आपको पता है कितने का मिलता है? तो इसके अंदर जितने भी कंट्रीज आएंगे वो सारे कौन से होंगे? तो सबसे लोवेस्ट ऐप पे होंगे। पीपी पेरिफेरी ऑफ पेरिफेरी, जैसे कि पाकिस्तान, इथोपिया, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज, बाकी जिस तरह अर्जेंटीना है। अच्छा, उसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है भला? सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री में
मैन्युफैक्चरिंग होती है हमेशा। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमेशा मैन्युफैक्चरिंग होती है, मतलब जो यहाँ से प्रोड्यूस आता है, जो यहाँ से प्रोड्यूस आता है वो कहाँ पे लगता है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को प्रोसेस करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अच्छा, इसके अंदर जो लेबर है वो भी मीडियम होती है, और इसका जो रिटर्न है वो भी मीडियम होता है। लेकिन इसकी दो टाइप्स होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो 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 है ना वो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में आती हैं। मतलब यहां से ओर निकाली, प्रॉफिट, रिटर्न मीन प्रॉफिट। यहां से ओर निकली, मतलब आयरन ओर थी, उन्होंने बेसिक मैन्युफैक्चरिंग की, उसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया। कुछ कंट्रीज हैं जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे कि उन्होंने स्टील को लिया और स्टील को जहाज में कन्वर्ट कर दिया। तो वो कंट्री जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको भला क्या कहते हैं? जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सीपी, सेंटर ऑफ पेरिफेरी, सेंटर ऑफ पेरिफेरी। जैसे कि ब्राजील, इंडिया, और वो कंट्रीज जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको क्या कहते हैं? पीसी। ठीक है, पेरिफेरी ऑफ सेंटर, पेरिफेरी ऑफ सेंटर। बिल्कुल, जैसे कनाडा, जैसे जापान, जर्मनी। और एंड पे आती है टर्शरी इकोनॉमी, टर्शरी इंडस्ट्री। अब टर्शरी इंडस्ट्री कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं इन्वॉल्व होते, ये सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बोइंग कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन बोइंग कहाँ की, किस मुल्क? चलो बोइंग छोड़े, एप्पल, एप्पल कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना इंडस्ट्री। एप्पल, क्या एप्पल अपनी माइनिंग खुद करता है? क्या एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में होती है? यूएसए में सिर्फ एप्पल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और जो सबसे हायर एंड पे जिसका प्रॉफिट होता है वो किसका होता है? वो इस टर्शरी इंडस्ट्री का होता है। और इसके अंदर जो लेबर है, लेबर कितनी होगी? लेबर इसके अंदर लोवेस्ट होती है, और इसको कहते हैं सीसी, सेंटर ऑफ सेंटर, जैसे कि यूएसए है और यूके है। जी, यूएई शामिल कर लो। अच्छा, अब हैविंग सेड दिस, अगर इस डिबेट का तुम्हें समझ आ गई है तो इस डिबेट की बेस पे मेरे कुछ सवाल हैं। इस डिबेट की बेस पे मेरे कुछ सवाल हैं। हमेशा कुछ ममालिक हमेशा पुअर ही क्यों रहते हैं, और कुछ ममालिक हमेशा रिच ही क्यों रहते हैं? इसकी रीजन क्या होती है? शाबाश। स्किल्स और एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, करप्शन, पुअर रिसोर्सेज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, लीडरशिप क्राइसिस हैं, सारा कुछ। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये वजह नहीं है। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि ये वजह नहीं है। इसकी जो एक ही वजह है वो ये है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल
इकोनॉमिक सिस्टम है वो खराब है। फ्लॉड इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। वो कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है, इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इस इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर तीन चीजें हैं। नंबर वन, इसके अंदर इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है, जैसे हमने कही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। और ये कहते हैं कि इस इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर को हमेशा एज ए स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाता है, और बाय डिफॉल्ट कुछ कंट्रीज को गरीब रखा जाता है और बाय डिफॉल्ट कुछ कंट्रीज अमीर रहते हैं। दूसरा, वो कहते हैं कि क्लास कॉन्शियसनेस है, कि क्लासेस हमेशा जो है ना वो सेम रहती हैं, और इसका मैं क्लास कॉन्शियसनेस को बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा जो है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास है जो किसी को भी ऊपर नहीं आने देती। अब ये तीनों बातें ना मैं आपको ना एक तस्वीर के साथ ना समझाता हूँ। देखो, वो कहते हैं कि ये दुनिया है, ये वर्ल्ड है, और इस वर्ल्ड के अंदर चार किस्म की कंट्रीज हैं। ये ये दो, ये तीन और ये चार। ये सीसी, ये पीसी, ये सीपी और ये पीपी। कहते हैं ये चार किस्म के कंट्रीज हैं इस दुनिया के अंदर, और इनके अंदर, इन कंट्रीज के अंदर इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। और उस इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर की जो बुनियाद है वो नॉर्थ साउथ गैप है। समझ आई बात? जो कंट्री साउथ में है वो बाय डिफॉल्ट गरीब है, और जो कंट्रीज नॉर्थ में है वो बाय डिफॉल्ट अमीर रहेंगे। डिपेंडेंट है ना। और दूसरी जो चीज है वो है क्लास कॉन्शियसनेस। अब क्लास कॉन्शियसनेस का ये मतलब है कि आप कहेंगे सर हमारा मुल्क बहुत गरीब है, लेकिन इस मुल्क में भी जरदारी भी है, नवाज शरीफ भी है, मियां मंशा भी है, और बैरियर टाउन में आप जाते हैं तो आपको लगता ही नहीं ये गरीब मुल्क है। फिर हम कहते हैं कि सर जो सबसे बड़ा अमीर मुल्क है वहां पे भी गुर्बत है, और उस गुर्बत के साथ साथ वहां पे बिल गेट्स भी है, वॉरेन बफेट भी है, और जो ना वो मार्क जुकरबर्ग भी है। फिर हम कहते हैं जापान में भी कुछ बहुत बड़े बड़े नाम है, जैसे चाइना में जैक मा है, और जापान में से कुछ अमीर लोग हैं। और इस तरह इंडिया में भी सर जैसे वो मुकेश अंबानी है, और ये सारे लोग हैं, ये वो। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि हर कंट्री के अंदर एक क्लास ऐसी है जिसको इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास कहते हैं, और उस क्लास का जो इंटरेस्ट है वो हर जगह एक जैसा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज। अगर वो यहाँ पे होंगे तो वो इसको सर्व कर रहे होंगे, मतलब अगर वो यहाँ पे होंगे तो वो इसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ पे होंगे तो वो इसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होंगे और इसके इंटरेस्ट को सर्व कर रहे होंगे, और अगर वो यहाँ पे होंगे तो वो इसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहे होंगे, इसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहे होंगे, और इसके इंटरेस्ट को भी सर्व कर रहे होंगे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि बाय डिफॉल्ट ये जो इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास है, ये जो गरीब ममालिक भी हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी क्लास के बेनिफिट को परस्यू करते हैं, और बाकी किसी को, लोगों को नहीं देखते। मैसेज हमेशा गरीब के गरीब रहते हैं, और
इसकी वजह से एक सिस्टम बनता है जिसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, और जिसको इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी या जिसको सिस्टम थ्योरी भी कहते हैं। और उस सिस्टम थ्योरी में एक ऐसा गैप प्रोड्यूस होता है जिसको नॉर्थ या साउथ गैप कहते हैं, जिसमें साउथ जो है वो हमेशा नॉर्थ पे डिपेंडेंसी थ्योरी की वजह से हमेशा डिपेंडेंट रहता है। तो एक्चुअली ये जिसने मुझसे उस दिन पूछा था कि सर इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी क्या होती है, मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन ओमिट कर दिया था। असल में जब तक आपको नॉर्थ साउथ गैप, डिपेंडेंसी थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी के रैशनल और विदिन द होल वर्ल्ड आपको एक इंटरनेशनल कैपिटलिस्ट क्लास की समझ नहीं आनी थी, आपको पूरी की पूरी इंटरनेशनल सिस्टम थ्योरी समझ में नहीं आ सकती थी। तो दैट इज ऑल अबाउट डिपेंडेंसी थ्योरी। कॉन्गो के अंदर कॉन्गो के अंदर आयरन ओर होती है, आयरन वहां से निकलता है, कॉन्गो पीपी है, वो आयरन ओर आती है सीपी के पास। ठीक है, सीपी जो है वो उस आयरन को स्टील में कन्वर्ट करता है, स्टील ऑफ डिफरेंट ग्रेड। ठीक है, और उसके बाद वो जो स्टील है वो जो स्टील है वो चली जाती है पीसी के पास, पीसी उसको कन्वर्ट कर देते हैं एरोप्लेन्स, और वो जो एरोप्लेन है वो चला जाता है सीसी के पास, सीसी में आती है सर्विसेज। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंपनी होती है जैसे कोई एयरबस कह लें, वो एयरबस उसी एरोप्लेन को दोबारा बहुत ज्यादा अप कीमत पे उसी कांगो को बेच देती है। तो गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर हमेशा अमीर रहता है। तो असल में यहाँ पे दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, और एक होता है डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। नहीं नहीं, आज पूरी 12 बजे क्लास खत्म होगी। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट। हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि जो पॉलिटिकल एलीट होते हैं वो चाहे किस भी मुल्क में हो, पॉलिटिकल एलीट चाहे पीपी में हो, चाहे सीपी में हो, चाहे पीसी में हो, चाहे सीसी में हो, जो पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं उनके दरमियान हमेशा हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन उन्हीं पॉलिटिकल एलीट का जब मैसेज की बारी आएगी तो उनके साथ क्या होगा? डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होगा। मतलब ग्लोबल नॉर्थ का आपस में हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट, और लेकिन ग्लोबल साउथ के साथ उनका डिसहार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होता है। नहीं, आपने ये जरा ज्यादा अच्छी टर्म्स हैं, आपने इन्हीं को यूज करना है। जी सुहेल। कौन सी बुक में? आपने गलत पढ़ा होगा। नहीं बच्चे, ये रिपीट नहीं हो सकती, अब इतनी मैं क्या उसमें रिपीट करूं।
ये नोट शेयर होंगे ना, तो उसको बुक से पढ़ोगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी। यूएस चाइना की ट्रेड वार है। रिपीट करोगे तो हो जाएगा ना बेटा याद। यूएस चाइना की ट्रेड वार है। क्या इस ट्रेड वार की वजह से दुनिया इम्पैक्ट हुई? क्यों? ओके, इस 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 यूएस चाइना ट्रेड की वार की वजह से पाकिस्तान और यूरुग्वे, पाकिस्तान और यूरुग्वे, इन दोनों में कौन ज्यादा इफेक्ट हुआ, पाकिस्तान या यूरुग्वे? पाकिस्तान क्यों ज्यादा इम्पैक्ट हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की यूएस की और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा है। पाकिस्तान की यूएस और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, इसका तुमने क्या मतलब समझा कि जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो वीकर कंट्रीज के ऊपर क्या क्रिएट करते हैं? अपनी डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। उस डिपेंडेंसी की वजह से क्या होता है कि कोई भी इम्पैक्ट होता है तो वो उस इम्पैक्ट का उन वीकर कंट्रीज के ऊपर भी असर पड़ता है। कोई भी इम्पैक्ट होता है तो उसका उन वीकर कंट्रीज के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, जिसको इंटरडिपेंडेंस कहते हैं। इंडिया ने इंडिया ने आर्टिकल 370 रिवोक किया। ठीक है, उस आर्टिकल 370 के रिवोक करने से उस आर्टिकल 370 के रिवोक करने से पाकिस्तान के ऊपर भी असर पड़ा और इंडिया के ऊपर भी कुछ असर पड़ा, और इन दोनों का लिंक जो है वो वेस्टर्न यूरोप के साथ भी है। लेकिन जब आपने देखा तो इंडिया के इस आर्टिकल को रिवोक करने की वजह से उनका ज्यादा रिएक्शन पाकिस्तान के साथ था या इंडिया के साथ था? इंडिया के साथ था। अब इंडिया के साथ क्यों था? इंडिया के साथ क्यों था? क्योंकि उनकी इंडिया के साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। क्योंकि उनकी इंडिया के साथ क्या है? इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है। तो जब आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से आप कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट करें तो उसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। और यहाँ पाकिस्तान के सिलसिले में क्या हुआ है?
क्या पॉजिटिव हुआ काम? वेस्टर्न यूरोप ने जो एटीट्यूड रखा इंडिया के साथ मिलके, तो पाकिस्तान के जरिए वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटरडिपेंडेंस। वो याद है तुम्हें, मुंह खाए और आंख शर्माए? ये सुनी हुई ये बात? मुंह खाए और आंख शर्माए मतलब जब आप किसी की बात मान रहे होते हैं, जब आप किसी से बेनिफिट ले रहे होते हैं, जब आपका मुंह खा रहा होता है, जब आप किसी से बेनिफिट ले रहे होते हैं, अल्टीमेटली आपकी जो आंख है ना वो शर्मा रही होती है। थैंकफुल रहना, ठीक है, अगले बंदे के ऑब्लाइज रहना। किसी दोस्त ने पैसे दे दिए हैं तो शिहजादा, क्या बात है, ये चीज, ये मेरा दोस्त, कहा था तो पहले। तो होता क्या है इंटरनेशनल सिस्टम में, क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं, जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट करती हैं। उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से, जैसे कि सी पैक है, तो हमने हर हाल में चाइना के राग अलापने हैं, ठीक है। उस इकोनॉमिक डिपेंडेंसी की वजह से आपने अपनी पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस क्रिएट की। अभी अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये समझ गए ना, तो इंटरडिपेंडेंस समझ आ जाएगी। आपने उस सीपैक की वजह से पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस की, और आपने हर जगह पे चाइना को वेलकम किया, चाइना की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई, तो आपकी मजीद डिपेंडेंसी क्रिएट हुई। ये बात समझ आई? मतलब डिपेंडेंसी ने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस क्रिएट की, और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ने फिर मजीद डिपेंडेंसी क्रिएट की। और इसी तरह जो कंट्रीज हैं, वो मुल्कों के इकोनॉमिक डिपेंडेंसी सर्कल में फंस के बुरे तरीके से पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस के जाल में फंस जाते हैं। समझ आ गई बात? हाँ हाँ, डेट ट्रैप भी कह सकते हो। अब ये जो डिपेंडेंस है, ये जो डिपेंडेंस है, ये डिपेंडेंस ट्रेड डिपेंडेंस भी हो सकती है, ये डिपेंडेंस मॉनेटरी डिपेंडेंस भी हो सकती है, और ये डिपेंडेंस कैपिटल डिपेंडेंस भी हो सकती है। फकीदा, यही तो मैं घंटे से समझा रहा हूँ, अब आपने नहीं समझा तो आई एम सॉरी। ट्रेड डिपेंडेंस किसके साथ होगी हमारी? जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की कितनी एक्सपोर्ट है? अराउंड 20 बिलियन। अब उस 20 बिलियन में 8 बिलियन एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं? यूएस को। तो यूएस के साथ हमारी ट्रेड डिपेंडेंस है।
यूएस के साथ हमारी क्या है? ट्रेड डिपेंडेंस है। अब यूएस के साथ जब हमारी ट्रेड डिपेंडेंस है तो हम बाय डिफॉल्ट यूएस की बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? यूएस की बातें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो वो जो बातें मानना है दैट इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस। यूएस का ईरान के साथ जो भी मसला होगा, यूएस का ईरान के साथ जो भी मसला होगा, अनफॉर्चुनेटली हमें किसका साथ देना पड़ेगा? हमें किसका साथ देना पड़ेगा? यूएस का। क्यों? क्यों? बिकॉज हमारी ट्रेड डिपेंडेंसी ने यूएस के साथ हमारी इंटरडिपेंडेंस बनाई हुई है। आईएमएफ हमें पैसे देता है। आईएमएफ हमें पैसे देता है, ठीक है। उस आईएमएफ की वजह से हमारी मॉनेटरी डिपेंडेंसी है आईएमएफ की वजह से। तो आईएमएफ जो भी हमें कहता है ये टैक्स कम कर दो, ये टैक्स ज्यादा कर दो, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, और आईएमएफ के अंदर यूएस का काफी सारा शेयर है। तो हम आईएमएफ की डिपेंडेंट होके किसके फिर इंटरडिपेंडेंट हो रहे हैं? और ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना में पैसे देता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना में पैसे देता है। तो हम क्या बन जाते हैं? अगेन डिपेंडेंट बन जाते हैं, और वो फिर हमारी डिपेंडेंसी को जो ना वो फिर इंक्रीज कर देता है। चलो अब आखिरी बात है, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। द लास्ट थिंग इज द लास्ट थिंग इज द लास्ट थिंग इज सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंसी एंड वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंसी। बड़े छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, बहुत आसान है, तो मुश्किल नहीं है। कैपिटल में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ना, जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो हमारे मुल्क में पैसा लगा रहे हैं, और जब वो पैसा लगा रहे हैं तो हम उन पर डिपेंडेंट हैं। जब हम उन पर डिपेंडेंट है तो फिर हम उनकी बातें भी मानेंगे। सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस। दुनिया में कोई इवेंट हुआ है, दुनिया के अंदर कोई इवेंट हुआ है, क्या हम उससे सेंसिटिविटी इंडिपेंडेंस, क्या हमारा उसके अंदर हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट है कि नहीं है? देखो, साउथ अमेरिका के एक मुल्क पैराग्वे में यूएस के साथ उसका कोई फड्डा होता है, क्या हमारी इसकी सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस है कि नहीं है? नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग जाती है और यूएस की चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, क्या हम इसके साथ सेंसिटिव हैं कि नहीं है? है ना। इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ ना, इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हुआ, ग्लोबल इम्पैक्ट है, ठीक है। और यूएस चाइना की वॉर हुई,
उसकी वजह से हम इम्पैक्ट हुए कि नहीं हुए? हुए। अब इन दोनों में जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी और जो यूएस चाइना की जो जो ट्रेड वॉर चली, इन दोनों में हम किससे ज्यादा इम्पैक्ट हुए और किससे कम इम्पैक्ट हुए? इससे कम इम्पैक्ट हुए और इससे ज्यादा इम्पैक्ट हुए। अब ये समझनी है बात। सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंसी ये होती है कि आप दुनिया के किसी इवेंट से आप के ऊपर कोई इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। और वर्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंसी ये होती है कि वो इम्पैक्ट होता है तो कितना होता है। सेंसिटिविटी ये होती है कि क्या हम उससे सेंसिटिव हैं या नहीं है। दुनिया के अंदर कोई भी इम्पैक्ट होता है, कोई भी इवेंट होता है, क्या वो हमें इम्पैक्ट करता है या नहीं करता, क्या हम उसके खिलाफ सेंसिटिव हैं या नहीं है। और इसकी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई कि शुगर ये साउथ अमेरिका का पैराग्वे यूएस हम इम्पैक्ट नहीं हो रहे, ऑस्ट्रेलिया फायर और यूएस चाइना ट्रेड वार हम इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। और अगर हम इम्पैक्ट हो रहे हैं तो हम कितना इम्पैक्ट हो रहे हैं, कि हमारी वर्नरेबिलिटी कैसी है, क्या हम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं या हम बहुत बहुत थोड़ा इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो द लास्ट थिंग इज कि अगर हम यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से हमारी पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस ज्यादा इम्पैक्ट हो रही हुई है, ये जिन लोगों की कन्फ्यूजन थी ना, वो इस एक बात से खत्म हो जाएगी। इस बात से खत्म हो जाएगी। यूएस चाइना की ट्रेड वॉर की वजह से जो हमारी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, उसकी बेसिक वजह क्या है? हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ज्यादा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जब आपकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ज्यादा होगी तो वो किस चीज को जन्म देगी? पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस को। और वो जो पॉलिटिकल इंटरडिपेंडेंस है, वो अगेन फिर ज्यादा डिपेंडेंसी को क्रिएट करेगी। और इस तरह दुनिया के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है जिसके अंदर अमीर हमेशा अमीर तर ग्लोबल नॉर्थ और गरीब हमेशा गरीब तर ग्लोबल साउथ रहते हैं। इससे ज्यादा आसान करके ना मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। सो कल क्या है? वेनसडे है। तो वेनसडे को तो तुम्हारी क्लास नहीं होगी। तो थर्सडे को यस, फ्राइडे को यस, सैटरडे को यस, एंड सैटरडे को संडे को यस। तो हमारे 8 हो गए हैं, तो ये हमारे 12 हो जाएंगे। बाकी हमारे लेक्चर रह जाएंगे 4। तो 4 जो हैं वो फिर हम कमिंग वीक में इंशाल्लाह खत्म कर लेंगे। मतलब जो कमिंग वीक है 20 तक वो हमारा खत्म हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे इसरार, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत खुश रखे और जियो तुम हजारों साल। जी सुहेल।
हैप्पी बर्थडे अरशद, हैप्पी बर्थडे। बच्चे मैं नोट शेयर करूंगा।